Welcome to everyone. This is Learners Academy by Bihab Baloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist, and digital marketing specialist. Introduction to Psychology PSY 101 लेसन नंबर 38 एंड आज का जो टॉपिक है वो साइकोथेरेपीज़ के बारे में है कि साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है, साइकोथेरेपिस्ट कौन होता है और डिफरेंट जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं उनके लिए क्या क्या जो है वो क्राइटेरिया होता है। अब सबसे पहले है कि व्हेन डज़ वन नीड टू गो टू अ साइकोथेरेपिस्ट, कि एक इंसान जो है या फिर एक पर्सन है, पेशेंट है, उसको जो है वो कब जाता है किसी भी साइकोथेरेपिस्ट के पास, उसे जो है वो साइकोथेरेपिस्ट की कब ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें जो है वो गॉलमैन ने कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बताई हैं, कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो बताई हैं, ये बताती हैं कि इन सिचुएशंस में हैं लोग जो हैं वो इंटरवेंशंस की लोगों को जो है वो ज़रूरत होती है और लोग जो हैं वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वन है, long term feeling of distress that interfere with your sense of well-being and ability to function effectively in daily life activities। अब इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म फीलिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रेस की लॉन्ग टर्म फीलिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, पेशेंट की जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है वो इफ़ेक्ट हो रही है और उसकी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो इफ़ेक्ट हो रही है। एंड सेकंड पे है ओकेजन्स इन विच यू एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग स्ट्रेस एंड फीलिंग ऑफ इनएबिलिटी टू कोप विद द सिचुएशन, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो हाई लेवल की स्ट्रेस का जो है वो कॉज बन रही है और पर्सन जो है वो उससे उस सिचुएशन से जो है वो कोप नहीं कर पा रहा। उसके बाद डिप्रेशन और अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस पर्टिकुलरली इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉज, कि इंसान को जो है वो डिप्रेशन हो रहा है, इंसान जो है वो सैड है, सैडनेस की फीलिंग्स जो है वो उसमें आ रही हैं, हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आ रही हैं और ये डिप्रेशन, ये सैडनेस जो है वो बगैर किसी वजह के जो है वो हो रही है। विथड्रॉल फ्रॉम अदर पीपल्स, कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसानों से अलग हो गया, उसका इंटरेक्शन जो है वो दूसरे इंसानों के साथ कम हो गया है, वो दूसरों इंसानों के साथ बात नहीं कर रहा, दूसरे लोगों को जो है वो फेस करने में डिफ़िकल्टी जो है वो फेस कर रहा है। उसके बाद अ क्रॉनिक फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ विच नो फिजिकल कॉज कैन बी डिटरमाइंड, कि एक पेशेंट जो है वो क्रॉनिक फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज़ को जो है वो बता रहा है कि मुझे ये हो गया, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे कैंसर हो गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे डिफरेंट आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, मेरे जिस्म पे जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो रिंग रही हैं, या फिर मुझे जो है वो डिफरेंट चीज़ों की स्मेल जो है वो आ रही है और ऐसी चीज़ें जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी फ़िज़िकल कंप्लेंट्स की कोई मेडिकल रीज़न जो है वो नहीं होती। जब इस किस्म की कंप्लेंट्स आना शुरू होती हैं, जब इस किस्म के लोग जो हैं वो बातें करना शुरू करते हैं तो उनको जो है वो साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद अ फियर और अ फोबिया दैट प्रिवेंट फ्रॉम यू इंगेजिंग इन एवरीडे एक्टिविटीज़, कोई भी इंसान का फियर है, कोई भी फोबिया है और ये फियर और फोबिया इतना बड़ा हो गया कि इंसान की जो है वो डेली लाइफ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, इंसान जो है वो अपनी डेली लाइफ की चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में सोशल फोबिया है, वो लोगों को फेस करने से घबराता है, लोगों के सामने बात करने से घबराता है, तो उसका ये सोशल फोबिया इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो घर से निकलना जो है वो उसने बंद कर दिया, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहा, दूसरे लोग जो है वो उसके बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, किसे जो है वो पता नहीं क्या हो गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया, दूसरों के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसे जो है वो साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी। उसके बाद है फीलिंग्स दैट अदर पीपल्स आर आउट टू गेट आउट और टॉकिंग अबाउट अदर पॉलिटिंग अगेंस्ट यू। And now the last one, inability to interact effectively with others, preventing to developmental friendship and loving relationships। अब इसमें क्या होता है कि inability to interact होता है कि इसमें जो है वो इंसान दूसरों के साथ सही तरीके से interact नहीं कर पाता, सही तरीके से जो है वो relationship build नहीं कर पाता, friendship build नहीं कर पाता, loving जो relationships होते हैं वो disturbance का शिकार होते हैं, उसको जो है वो इंसान maintain नहीं रख पाता, वो जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ और इनएबिलिटी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद है वैराइटीज़ ऑफ साइकोथेरेपी। अबाउट 400 साइकोथेरेपीज़ आर अवेलेबल टू अस,
के 400 से जो हैं वो ज़ायद जो साइकोथेरेपीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको थेरेपिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में। उसके बाद है साइकोथेरेपीज़ कैन चूज़ एनी ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन देयर थियोरेटिकल ओरिएंटेशन एज वेल एज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड द डीलिंग विद। अब डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो चूज़ की जाती हैं। डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि उनका जो है वो अपना थियोरेटिकल ओरिएंटेशन होती है, और जो प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम की बेस पे, प्रॉब्लम की नेचर की बेस पे जो है वो थेरेपीज़ को सिलेक्ट किया जाता है पेशेंट्स के लिए। उसके बाद आल्सो डिपेंडिंग अपॉन प्रायर नॉलेज इफ़ एनी पेशेंट एंड सफ़र्स में चूज़ अ साइकोथेरेपी अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस अंडरगॉन। अब उसके बाद है कि जो साइकोथेरेपीज़ होती हैं वो प्रायर नॉलेज पे भी बेस्ड करती हैं कि पेशेंट जो है वो उसकी सफरिंग जो है वो किस टाइप की है, और उसकी अप्रोच जो है वो किस टाइप की, और वो किस साइकोथेरेपी को जो है वो प्रेफर करता है। उसके बाद थ्योरेटिक ओरिएंटेशन है। थ्योरेटिक ओरिएंटेशन है, इसमें जो है कि साइकोथेरेपीज़ की ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह से होती है, वो किस तरह के बैकग्राउंड नॉलेज पे जो है वो बेस करती हैं, और कौन कौन सी साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। अब इसमें जो है वो थ्योरेटिक ओरिएंटेशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ साइकोथेरेपीज़ आर अवेलेबल इन प्राइमरली स्टेम फॉर देयर मेजर साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। सेकंड पे है साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब फर्स्ट वन वाली जो है वो इसमें है कि मेजर साइकोलॉजिकल अप्रोचेस की बेस पे जो है वो डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें फर्स्ट वन पे साइको डायनामिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। साइकोडायनेमिक अप्रोच में क्या होता है कि इसमें फ्राइड और उसके फॉलोअर्स का जो नज़रिया था, जो पर्सपेक्टिव था, जो ट्रीटमेंट की जो टेक्निक थी वो इसमें यूज़ की जाती हैं। बिहेवियरल अप्रोच में जो है वो बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए डिफरेंट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग की टेक्निक्स जो हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद कॉग्निटिव अप्रोच है। कॉग्निटिव अप्रोच में बेसिकली कॉग्निशंस पे जो है वो वर्क किया जाता है। इंसान की कॉग्निशन को चेंज करने के लिए डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। इसमें जो ज़्यादातर थेरेपी यूज़ की जाती है वो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें जो है वो कॉग्निशन को चेंज करने के लिए डिफरेंट कॉग्निटिव अप्रोचेस या फिर डिफरेंट कॉग्निटिव टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये लेस टेक्निकल अप्रोच है। इसमें जो है वो टेक्निक्स जो है वो यूज़ नहीं की जाती। इसका जो फोकस होता है वो पेशेंट पे होता है। पेशेंट की फंक्शनिंग को जो है वो प्रॉपर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए जो है वो काम किया जाता है। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है ये बेसिकली नॉन डायरेक्टिव अप्रोच होती है। इसमें जो है वो जो थेरेपिस्ट होता है वो ज़्यादा डायरेक्शंस जो है वो नहीं देता, बल्कि पेशेंट को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो खुद सॉल्व कर सके। उसके बाद है हु कैन बी साइकोथेरेपी प्रोवाइडर, कि साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो कौन लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें फर्स्ट वन पे है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट, लाइसेंस्ड प्रोफेशनल काउंसलर एंड क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलर, क्लिनिकल और अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर। अब इन कैटेगरीज़ के अंदर जो लोग आते हैं लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट, क्लिनिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जो साइकोथेरेपी पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कौन होता है, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसके पास PhD की डिग्री होती है या फिर PsyD की डिग्री होती है, एंड दे हैव टू कंप्लीट अ पोस्ट ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रायर टू प्रैक्टिसिंग, के अपनी डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो कंप्लीट करने से पहले वो एक किस्म की इंटर्नशिप जो है वो करता है। ये इंटर्नशिप बेसिकली उसकी प्रैक्टिसिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करती है। उसके बाद है दे हैव अ स्पेशलाइजेशन इन द असेसमेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो क्लिनिकल सेटिंग्स में जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लाइक असेसमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली इन चीज़ों में जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड होता है।
उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास भी जो है वो पीएचडी की डिग्री होती है या फिर एजुकेशन की डिग्री होती है। दे टिपिकली प्रोवाइड हेल्प इन सॉल्विंग डेली रूटीन लाइफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। देयर यूजुअली वर्क प्लेस इज़ अ यूनिवर्सिटी मेंटल हेल्थ क्लिनिक। अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है ये डेली लाइफ से रिलेटेड लाइफ एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादातर जो है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में जो है वो काम करते हैं। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट और प्राइमरीली मेडिकल डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट जो है वो बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसके पास एमडी की या फिर एमबीबीएस की डिग्री होती है। वो जो है वो डिफरेंट मेडिकेशंस या फिर डिफरेंट मेडिसिन्स जो है वो पेशेंट को सजेस्ट कर सकता है। वो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनके लिए जो है वो एज अ मेडिकल डॉक्टर जो है वो काम करता है। साइकियाट्रिस्ट कैन गिव मेडिसिन्स टू पेशेंट्स। आल्सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस इन विच कैन ट्रीट। साइकियाट्रिस्ट जनरली ट्रीट सीवियर केसेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब इसमें जो है जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो बहुत ही सीवियर किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स को डील कर रहे होते हैं, और इसके अलावा ये मेडिकल डॉक्टर होते हैं, इनके पास एमबीबीएस या फिर एमडी मेडिकल डॉक्टरेट की डिग्री होती है। उसके बाद साइको एनालिस्ट है। द प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड इन साइको एनालिसिस। दे कैन मेडिकल डॉक्टर और अ साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड इन साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिस्ट में कौन होता है? साइको एनालिस्ट में वो बंदा होता है जिसने साइको एनालिसिस में स्पेशलाइजेशन कर रखी होती है, उसके पास जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। इसके अलावा वो मेडिकल डॉक्टर भी हो सकता है और साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है जिसने स्पेशलाइजेशन की हुई होती है साइको एनालिस्ट में, साइको एनालिसिस में। उसके बाद लाइसेंस प्रोफेशनल काउंसलर और अ क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलर है। द प्रोफेशनल होल्ड्स अ मास्टर डिग्री विद अ नेशनल और अ स्टेट सर्टिफिकेशन इन थेरेपी। दे प्रोवाइड थेरेपी सफरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड अ कपल्स। And now clinical and psychiatric social worker. The professional are basically master degree holder. The undergone specialization training. As a result of their training they can provide therapy regarding family and personal problems. अब psychiatric and clinical social worker में जो है वो एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसके पास बेसिकली मास्टर डिग्री होती है। मास्टर डिग्री के बाद इसने जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो ली रखी होती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग जो हैं वो फैमिलीज़ एंड डिफरेंट पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद साइकोथेरेपीज बेस्ड अपॉन द साइकोडायनामिक अप्रोच। दिस थेरेपीज आर प्राइमरली बेस्ड अपॉन द साइकोडायनामिक मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्राइड। दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द assumptions that unresolved post conflicts is the root cause of abnormal behavior. Unacceptable unconscious impulses will enter unconscious. अब जो है वो साइकोडायनामिक अप्रोच में क्या है, बेसिकली ये वो अप्रोच है जो फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाई। फ्राइड ने जो है वो अपने नज़रियात जो हैं वो इसमें दिए। फ्राइड ने बेसिकली बताया कि जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, बेसिकली उनका जो रूट है वो हमारा पास्ट होता है, हमारा अनकॉन्शियस होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनकी वजह से इंसान का बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल होता है। उसके अलावा अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस इम्पल्सेस होती हैं दैट विल एंटर कॉन्शियसनेस, कि हमारी अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस इम्पल्सेस होती हैं जो कि बार बार ट्राई करती हैं कॉन्शियस में आने की। जब वो ट्राई करती हैं कॉन्शियस में आने की तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद साइको एनालिसिस इंट्रोड्यूस्ड बाय सिगमंड फ्राइड। Therapy based on prisms that rooted of all abnormal behavior reside as an unresolved conflict in the unconscious. To avoid these conflicts, people use defense mechanisms. Psychoanalysis is an intensive long-term psychotherapeutic procedures required long sessions or extended period, maybe years, better suited in intelligent individual involving a
स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। अब बेसिकली साइको एनालिसिस के लिए जो मेन हेडलाइंस होती हैं या फिर जो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इन लोगों ने बताई हुई हैं कि साइको एनालिसिस जो है वो बेसिकली फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाया। साइको एनालिसिस इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद जो है वो अनकॉन्शियस को जो है वो स्टडी किया जाने लगा। अनकॉन्शियस को जो है वो मेन रीज़न या फिर कॉज जो है वो कंसिडर किया जाता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का। और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें ड्रीम एनालिसिस हो गया, ट्रांसफरेंस हो गया एंड ड्रीम एनालिसिस जो है वो किया जाता है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को। इसके अलावा स्लिप ऑफ टंग जो है वो यूज़ की जाती है। फ्री एसोसिएशन का तरीका जो है वो यूज़ किया जाता है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद है कि साइको एनालिसिस इज़ एन इंटेंसिव एंड लॉन्ग टर्म साइकोथेरापिक प्रोसीजर, कि साइको एनालिसिस जो है वो बहुत ही इंटेंसिव एंड लॉन्ग टर्म जो है वो साइकोथेरेपी कंसिडर की जाती है। इसका जो प्रोसीजर है वो लॉन्ग टर्म होता है। बाज़ दफ़ा इसका प्रोसीजर जो है वो कई कई सालों तक चलता रहता है। उसके अलावा जो साइको एनालिस्ट होता है वो जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बंदा होता है, उसके पास स्पेशलाइज्ड जो है वो स्किल्स होती हैं। एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो चूज़ किया जाता है। कोई भी ऐसे ही साइको एनालिसिस जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता या साइको एनालिसिस की टेक्निक्स को जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए जो है वो स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो है वो इसको मूव ऑन कर सकता है। उसके बाद जो है उसके बाद आ जाती हैं टेक्निक्स इसमें कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो साइको एनालिसिस में यूज़ की जाती हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है वो ड्रीम इन फ्राइडियन अप्रोच, कि ड्रीम को जो है वो किस तरह से फ्राइडियन अप्रोच में देखा जाता है। इसमें है कि ड्रीम रिफ्लेक्ट अनकॉन्शियस नीड्स, डिज़ायर्स एंड इम्पल्सेस with the help of this dream analysis, psychotherapists seek an understanding about the unconscious motives, desires and conflicts. These are the two part of dreams. ड्रीम कंटेंट के जो है वो टू पार्ट्स होते हैं। इसमें एक लेटेंट कंटेंट होता है और एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। अब लेटेंट कंटेंट में क्या होता है? लेटेंट कंटेंट इज़ द हिडन पार्ट ऑफ दैट ट्रू मैसेज विद इन ड्रीम। And manifest content, it was that the patient describe about dreams and its surface interpretations. अब latent content में जो है वो latent content जो है ये basically हमारे dream का जो है वो true message होता है। जो true message होता है basically जिससे जो है वो हमें unconscious की तरफ जाने का जो है वो रास्ता मिलता है, वो basically हमारा latent content होता है। और जो manifest content होता है ये जो है वो surface interpretation जो है वो देता है। surface interpretation देने के अलावा ये जो है वो ज़ाहिरी content होता है, जो चीज़ हमें एज इट इज़ नज़र आ रही होती है वो हमारा मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। उसके बाद सिंबोलिज्म है। द मैनिफेस्ट कंटेंट इज़ एन सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसमें जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि जो मैनिफेस्ट कंटेंट होता है वो सिंबॉलिक फॉर्म होती है, कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म बाय द ड्रीम स्कैनर mechanisms that ensure that sleep is not disturbed by unconscious desires, and these desires are presented in the socially acceptable form of that। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं वो जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती स्लीप को, बल्कि ड्यूरिंग स्लीप ये डिज़ायर्स जो हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं इन अ सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म में। उसके बाद जो है वो एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंट है कि रेजिस्टेंट जो है वो बेसिकली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइको एनालिसिस में। इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम्स पेशेंट फील इनहैबिटेशन एंड अनएबल एंड अनविलिंग टू एक्सप्रेस सम थॉट्स ऑफ फीलिंग्स, बैरियर्स बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। द psychoanalyst use this approach to understand the real nature of the relationship। अब resistant जो है समटाइम क्या होता है ड्यूरिंग सेशन एक पेशेंट जो है वो बात करते करते रुक जाता है या फिर अपनी बात जो है वो चेंज कर लेता है या फिर मिसबिहेव करता है। तो बेसिकली क्या होता है वो रेजिस्ट कर रहा होता है, वो उस चीज़ को अपने थेरेपिस्ट से छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, वो उस थॉट को उस थिंकिंग को जो उसके माइंड में आ रही होती है चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी रेजिस्टेंट के पीछे जो है वो समटाइम जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनकी मेन रीजंस होती हैं। जो थेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है कि वो इस रेजिस्टेंट को जो है वो रिजॉल्व करे, इस रेजिस्टेंट के पीछे इसको छुपाने का जो रीज़न है वो जानने की कोशिश करे और मेन काज तक पहुंचने की कोशिश करे।
तो बेसिकली जो रेजिस्टेंट है ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है, एक बहुत बड़ा वे है अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने का, अनकॉन्शियस की जो नीड्स एंड डिज़ायर्स अनकॉन्शियस में होती हैं उसको जानने के लिए रेजिस्टेंट जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो इसीलिए एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंट जो है वो साइको एनालिसिस में किया जाता है। उसके बाद ड्रीम एनालिसिस होता है। द थेरेपिस्ट ट्राई टू अनकवर द लेटेंट कंटेंट ऑफ ड्रीम एंड द सिंबॉलिक इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। अब ट्रांसफरेंस को भी जो है वो इसमें एनालाइज किया जाता है। इसमें ट्रांसफरेंस में क्या होता है, द पेशेंट इमोशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड द थेरेपिस्ट इज ऑफन एन इंडिकेटेड ऑफ द पेशेंट रिलेशनशिप विद अ पर्सन हु हैड बीन द ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इट मे बी नेगेटिव और अ पॉजिटिव। अब ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि समटाइम थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब ये जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप का इंडिकेटर होता है, इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि उसके कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो सेंटर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब काउंटर ट्रांसफरेंस भी होता है। काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है उसका इमोशनल रिएक्शन, द थेरेपिस्ट इमोशनल रिएक्शन टुवर्ड पेशेंट के, एक थेरेपिस्ट का अपना जो है वो इमोशनल रिएक्शन जो है वो क्लाइंट के साथ क्या है, ये जो है वो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। अब नेक्स्ट पे क्रिटिसिज्म अगेंस्ट फ्राइडियन साइकोडायनामिक थ्योरी के इसमें जो है वो डिफरेंट लोगों ने जो है वो साइको एनालिसिस पे, साइकोडायनामिक थ्योरी पे को क्रिटिसाइज़ किया, उसके डिफरेंट वीक पॉइंट्स को जो है वो बताया कि ये इसके वीक पॉइंट्स है, इस तरह से ये जो है वो एक परफेक्ट अप्रोच नहीं है। अब इसमें क्या है कि देयर इज़ अ नो साइंटिफिक प्रूफ दैट मैनी साइकोडायनामिक कंस्ट्रक्टर अनकॉन्शियस एग्जिस्ट। अब इसमें क्या है कि कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हमारा अनकॉन्शियस जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर इस तरह का पार्ट जो है वो हमारे माइंड में मौजूद है। बेसिकली अनकॉन्शियस को जो है वो टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको जो है वो टच नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो इसकी नहीं की जाती, जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके बाद जो साइकी का कॉन्सेप्ट है कि फ्राइडियन अप्रोच इज़ डिटरमिनेटिक एंड लीव्स नॉट मच रूम्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, रैशनल डिसीजन मेकिंग और अ पर्सनल वेल और अ एक्ट। अब फ्राइडियन अप्रोच में क्या है कि फ्राइडियन अप्रोच में बेसिकली सारा इनका जो फोकस था वो अनकॉन्शियस माइंड पे था। इन लोगों ने जो है वो कॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, हालांकि कॉन्शियस माइंड जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी विल पावर में, हमारे एक्ट में, हमारे बिहेवियर में जो है वो अनकॉन्शियस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इन लोगों ने जो है वो अनकॉन्शियस को टोटली इग्नोर किया, तो ये इसका जो है वो एक वीक पॉइंट है। उसके बाद इट इग्नोर्स द एक्सटर्नल वेरिएबल्स एंड द इन्वायरमेंट। उसके बाद फ्राइड ने जो है वो साइको एनालिसिस में जस्ट बात की अनकॉन्शियस की, कि अनकॉन्शियस जो है इंसान की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है, इंसान की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बेसिक वजह जो है वो अनकॉन्शियस होता है। लेकिन अनकॉन्शियस के अलावा जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होती हैं, लाइक हमारा सोशल इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, वो लोग जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, हमारा जेंडर, डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं इनको जो है वो टोटली इग्नोर किया गया साइको एनालिसिस में। उसके बाद बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू ट्रीटमेंट है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में क्या है कि बेसिकली बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए डिफरेंट बिहेवियरल टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, ट्रीटमेंट को जो है वो यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द एनवायरनमेंट स्टिमुलस एज द फोकस ऑफ स्टडी। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज़ व्हाट साइकोलॉजी शुड बी स्टडी, अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनिंग। अब बेसिकली जो साइकोलॉजी है ये भी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और ऐसा बिहेवियर स्टडी किया जाता है जो ऑब्जर्वेबल हो, जिसको टेस्ट किया जा सके, जिसको रिकॉर्ड किया जा सके और जिसकी जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी पॉसिबल हो। व्हाट डू बिहेवियरिस्ट स्टडी? ऑब्जर्वेबल और overt behavior, specific and measurable response. How particular type of behavior are controlled by particular type of environmental stimulus. अब method of investigation इनका क्या है कि data typically collected under controlled laboratory conditions employing technological assistant. What the behavior are not interested is unconscious inner motives and biochemical process. अब basically जो इनका method of investigation है उसमें ये है कि एक कंट्रोल
कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, एक लेबॉर्ट्री कंडीशन इन्वायरमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट यूज़ की जाती है, लाइक बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए कैमराज, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। और जो चीज़ें बिहेवियरिस्ट इग्नोर करते हैं, जिनको जो है वो स्टडी नहीं करते, उसमें हमारा अनकॉन्शियस, हमारे इनर मोटिव्स एंड हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो आ जाता है। एंड उसके बाद है कि बिहेवियरल थेरेपी इज़ मोर डायरेक्टेड टूवर्ड behavioral therapist focused on underlying the maladaptive pattern of behavior which people required through learning, and abnormal behavior would be treated by making them of unlearn new experiences, changing individuals behavior and making them able to function more effectively, definitely solve the problem। इसमें जो है वो दो अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, बिहेवियरल थेरेपी uses various classical strategies for modifying the maladaptive behavior. These important techniques are systematic desensitization, aversive therapy, flooding and influsive therapy। उसके बाद जो सेकंड मेजर अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच की है, उसमें ऑपरेट कंडीशनिंग है। ऑपरेट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेट कंडीशनिंग अप्रोच इज़ यूज टू वर्ड पनिशमेंट स्ट्रेटजी ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर, कि इसमें जो है वो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। रिवॉर्ड में जो है वो री-इन्फोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, रिवॉर्ड को यूज़ किया जाता है। री-इन्फोर्समेंट में पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट होती है, नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होती है। जिस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना होता है उस पर जो है वो री-इन्फोर्समेंट अप्लाई की जाती है, उसको उस बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाता है। इस तरह से उस बिहेवियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होती है और वो बिहेवियर जो है वो परसिस्टेंट हो जाता है। इसी तरह से जब किसी बिहेवियर को ख़त्म करना होता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। पनिशमेंट से उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है और उसकी अकरनेस जो है वो कम हो जाती है। अब इसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, लाइक टोकन इकोनॉमी यूज़ की जाती है, टोकन सिस्टम जो है वो रखा जाता है। अब टोकन सिस्टम में क्या होता है, द पर्सन इज़ रिवॉर्डेड विद सम फॉर्म ऑफ अ टोकन एवरी टाइम्स इज़ डिज़ायर्ड बिहेवियर और एग्जिबिट, के जब भी इंसान जो है वो डिज़ायर बिहेवियर शो करता है, बच्चा जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो अच्छा काम करता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो उसको जो है वो टोकन दिया जाता है, टोकन से जो है वो रिवॉर्डेड किया जाता है। अब ये टोकन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक वो पैसे भी हो सकते हैं, वो कोई गिफ्ट भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा टाइम ऑफ प्लेइंग विद फ्रेंड्स भी हो सकता है, वॉचिंग टीवी, कुछ भी हो सकता है। कि एक टाइप की टोकन इकोनॉमी जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है अच्छे मार्क्स लाने पे, यानी कि किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लर्निंग है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में जो है वो डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक मॉडल बिहेवियर या फिर एक मॉडल जो है वो बच्चे को रिप्रेजेंट किया जाता है, बच्चा जो है वो उसे लाइक करता है, लाइक उसका जो है वो एक मॉडल बन जाता है, दैन फिर उस मॉडल के बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में थ्रू ऑब्जर्विंग या फिर ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से जो है वो गुजार के और इस तरह से ऑब्ज़र्व करके एंड कॉग्निटिव ऑब्जर्विंग जो है वो यूज़ की जाती है। कॉग्निशन का प्रोसेस जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस की टेक्निक्स जो हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद कॉग्निटिव अप्रोच इन बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस के कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो किस तरह से यूज़ होती है। नेगेटिव एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड थ्रू द कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द theory person beliefs and attitudes affect the motivations and the persons of behavior. In order to modify the behavior, reinforcement and techniques are used. The attaining and desired goal realistic strategies is based on the continuous feedback. अब कॉग्निटिव अप्रोच में क्या होता है कि इसमें बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए इंसान की कॉग्निशन पे काम किया जाता है, उसकी कॉग्निशन को जो है वो चेंज किया जाता है, उसके बिलीफ सिस्टम पे जो है वो काम किया जाता है, उसके जो पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं, उसकी जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज किया जाता है, और इसको चेंज करने के लिए डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। अब इसमें है कि इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द बिहेवियर रीइंफोर्समेंट टेक्निक आर यूज्ड फॉर अटेनिंग द डिज़ायर गोल रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड विद कंटिन्यूस फीडबैक। कंटिन्यूस फीडबैक जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है
उसके अलावा रीइंफोर्समेंट जो है वो यूज़ की जाती है कॉग्निटिव अप्रोच में, कॉग्निशन को चेंज करने के लिए, इंसान की जो है वो बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की जाती हैं। द थेरापिक इंटरवेंशन स्ट्रेटजी फॉर अ मॉडिफाइंग बिहेवियर इन सच अ मैनर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिज़ायर बिहेवियर इज़ इंक्रीज्ड द ऑप्टिमल लेवल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिज़ायर बिहेवियर इज़ ब्रॉट ऑन द मिनिमम और टू द एक्सटेंशन लेवल। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल इन द टर्म ऑफ द टारगेट बिहेवियर, रीडिंग द प्राइमरली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द बिहेवियर इन क्वेश्चंस, डिजाइनिंग द इंटरवेंशंस यूज्ड इन्वॉल्विंग द डिक्लाइन इन अ कंपोनेंट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान प्रोग्राम एज वेल एज द केयरफुल मॉनिटरिंग इसमें यूज़ की जाती है। उसके बाद जो है वो अल्टरिंग द बिलीफ सिस्टम, के बिलीफ सिस्टम को जो है वो चेंज करने के लिए इस पे काम किया जाता है। इंसान के जो बिलीव्स होते हैं बेसिकली यही उसकी थॉट्स को, उसके एक्शंस को, उसके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर ये बिलीफ सिस्टम जो है वो नेगेटिव हो, अनरियलिस्टिक हो, तो इंसान का बिहेवियर ऑटोमेटिकली, इंसान के एक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट होते हैं। तो बेसिकली बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से नेगेटिव बिलीव्स हैं, कौन कौन से पॉजिटिव बिलीव्स हैं। फिर इनको चेंज करने के लिए डिफरेंट थेरेपीज़ या फिर डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका ये बिलीव बना हुआ है कि मैं ये प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दे सकता, या फिर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं क्लास के सामने जाके बात करूं, यानी कि ये एक उसका बिलीव बना हुआ है। अब क्या होगा कि इस नेगेटिव बिलीव की जगह अगर बच्चे को ये यकीन दिला दिया जाए कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम लोगों के सामने जाके बोल सकते हो, ये बच्चे भी तुम्हारे जैसे हैं, यानी कि बेसिकली उसके नेगेटिव बिलीव को पॉजिटिव बिलीव से एक्सचेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा कि उसमें जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बात जो है वो करने के काबिल होगा, उसका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होगा। And this is the end of our today lecture. Stay safe and happy learning.